तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भैया हमारा एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। अब आप समझिए, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि भैया एक एक्चुअल न्यूरॉन दिखता कैसा है। आज हम फिर से देखेंगे भैया न्यूरॉन कैसा दिखता है, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भैया एक जैसे से होते हैं। बेसिकली जो आपका एएनएन होता है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, वो आपके बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का एक तरीके से रेप्लिका कह सकते हैं, उसका रेप्लिका बनाया गया है। तो जिस तरीके से आपके बीएनएन में, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में जिस तरीके से वहां पे एक न्यूरॉन होता है, उसी तरह न्यूरॉन एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी होता है। क्या मेरी बात समझ में आएगी? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब एक्टिवेशन फंक्शन एक्चुअली समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। क्या ये हमारा एक न्यूरॉन है? भैया पहले तो यार थोड़ा अच्छा सा दिख रहा था, ये जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसका हुलिया परिवर्तन क्यों होने लगा भैया? वाई इज हुलिया परिवर्तन? यहां पर देखो बेटा, क्या है, कुछ चीजें ऐड हो गई हैं और कुछ चीजें जो है थोड़ी सी आपको नई सी लग रही होंगी। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने जो आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का न्यूरॉन दिखाया था, ये बेटा विश्वास मानो, मेरा विश्वास करो ना यार, ये वही वाला न्यूरॉन है, ये वही वाला न्यूरॉन है। अभी समझाता हूं कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम यहां समझते हैं कि भैया ये x1, x2, h1, h2, फिर z, f आउटपुट, ये सब क्या है? बेसिकली ये सब क्या है? ये b है, ये सब क्या है समझते हैं, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप समझिए, जो x1 और x2 है ये आपके इनपुट्स हैं। क्या है भैया? ये आपके इनपुट्स हैं भैया। क्या है भैया? ये आपके इनपुट्स हैं, ठीक है। और हमें पता है कि हर इनपुट के साथ वेट एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल भैया। अब ये नेक्स्ट लेयर में जब ये नेक्स्ट लेयर में गया तो ये आपकी पूरी हिडन लेयर है। क्या है बेटा? ये आपकी पूरी की पूरी हिडन लेयर है। क्या है? हिडन लेयर है। यहां पर ये इनपुट फिर से मॉडिफाई होता है। क्या होता है? मॉडिफाई होता है। तो यहां पर जो इनपुट और वेट होता है, ये यहां पर फिर से मॉडिफाई होता है, उसके साथ एक बायस वैल्यू और जुड़ती है। तो अब ये आपके पास नया सेट ऑफ इनपुट आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? नया सेट ऑफ इनपुट आ जाता है। तो आपका H1 और H2 इन X1 और वेट्स को मिला करके नया सेट ऑफ इनपुट है। क्या है बेटा? नया सेट ऑफ इनपुट है। ये जो नया सेट ऑफ इनपुट है, इसमें अगेन मॉडिफिकेशन होता है, कुछ वेट्स लगते हैं, इनके साथ भी कुछ नए वेट्स एसोसिएटेड होते हैं, और ये वेट्स आगे चल के Z नाम की एक इक्वेशन बनाते हैं, या Z की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिर ये जो Z की वैल्यू रहती है, इसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई होता है। क्या होता है? एक फंक्शन अप्लाई होता है। कैसे? जैसे लेट अस सपोज हमारे पास x की कुछ वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या किया, fx की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर दी। हमने क्या किया भैया? हमने fx की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो ये fx क्या है? fx इज द फंक्शन ऑन x। हमने क्या किया? x एक वैल्यू है जिसको भैया इस फंक्शन के अंदर रख दिया। बेसिकली हमने x के ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई कर दिया। ठीक इसी तरीके से यहां z की वैल्यू पहले फाइंड आउट होती है और उसके ऊपर यह फंक्शन अप्लाई होता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि यही फंक्शन है आपका एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, यही फंक्शन है आपका एक्टिवेशन फंक्शन। तो अब इस फंक्शन तक पहुंचने के लिए भैया हमें पहले ये राम कथा जो है समझनी पड़ेगी कि ये क्या है। ठीक है, समझाते हैं भैया, समझाते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आपके पास इनिशियल में क्या वैल्यूज हैं भैया? x1 है w1 w12 और x2 w21 w22, ये सारी वैल्यूज आपके पास है। ये एक्चुअली रियल वैल्यूज रहेंगी। ये क्या रहेंगी? रियल वैल्यूज। तो लेट अस सपोज x1 की कुछ वैल्यू रहेगी 4, x2 की कुछ वैल्यू रहेगी 5, w11 की कुछ वैल्यू रहेगी 6, w12 की कुछ वैल्यू रहेगी 7, कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया ना? ये x1 w1 कोई बिल्कुल टफ नहीं है यार, बस वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको इसके पीछे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, बस इन्हीं नंबर्स को हम जो है समेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, रुकिए मैं बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो आपका इनपुट है, ये x1 इनपुट w11 वेट के साथ जुड़ के h1 फॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ x2 जो है, x2 आपका w21 वेट के साथ जुड़ करके h1 फॉर्म कर रहा है। सबसे पहले काम करते हैं, h1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको दी रहेगी, h1 h2 आपको निकालना पड़ेगा, z आपको निकालना पड़ेगा। हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं कि z की वैल्यू निकालो, फलाना निकालो, ढिमकाना निकालो, प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, थ्योरी पेपर आएगा बढ़िया शानदार लिख करके आओगे। ठीक है, तो समझिए यहां पर सबसे पहले हम h1 निकालते हैं। तो h1 कैसे निकलेगा भैया? अगर हम x1 को w11 के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
x1 को W11 के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर एक तो एरो ये आ रहा है, एक इनपुट इसको यहां से आ रहा है और दूसरा इनपुट इसको x2 से आ रहा है। तो दूसरा इनपुट कहां से आ रहा है? x2 से आ रहा है, तो प्लस x2 और W21 ये निकल आई भैया आपके H1 की वैल्यू। क्या निकल आई? क्या H1 की वैल्यू निकल आई? नहीं भैया, नहीं निकल आई। यहां पर एक बायस भी ऐड करना पड़ेगा भैया। बायस मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, बायस इज नथिंग बट अ डीले। क्या भैया? डीले, कि इस H1 स्टेप से आगे बढ़ने के लिए ये जो है कुछ डीले लेगा, कुछ टाइम डीले लेगा ट्रिगर होने से पहले। तो आपका B1 जो है वो एक बायस है, क्या है? डीले है, ठीक है। तो B1 आपका डीले हो गया, और ये डीले हर जगह पे लगता है। डीले आपका H1 पे भी लगेगा, H2 पे भी लगेगा, ये वाले हिडन लेयर पर जहां पर फंक्शन अप्लाई हो रहा है यहां पर भी एक बायस वैल्यू लगती है। तो बायस आपका हर जगह पे लगता है, ठीक है। ठीक है भैया, H2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, H2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। भैया H2 क्या हो रहा है? पहला एरो, पहला इनपुट H2 के पास x1 से आ रहा है, तो पहला इनपुट H2 के पास x1 से आ रहा है और वेट क्या एसोसिएटेड है? W12 प्लस दूसरा इनपुट H2 के पास x2 से आ रहा है, तो भैया x2 और वेट क्या एसोसिएटेड है? W22 मामा, ठीक है। तो यहां पर भैया H1 निकल आया। क्या भैया कुछ खाली है? हाँ जी भैया खाली है, यहां पर आपने B2 नहीं लिखा है, तो ये आ गई आपकी बायस वैल्यू। तो यार देखो ना कितना आसान है। H1 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है, और ये प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। ऐसा भी नहीं है कि कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब उनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा फिर वैल्यू, ना, नंबर दिए रहेंगे, पुट करोगे, आंसर मिल जाएगा, बस। दिस सिंपल, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हो रही है, ठीक है भैया, ठीक है। अब ये H1 H2 तो हमारे पास आ गया, H1 H2 तो हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड करेंगे Z। क्या फाइंड करेंगे बेटा? अब हम फाइंड करेंगे Z। क्या फाइंड करेंगे बेटा? अब हम फाइंड करेंगे Z। हमने फाइंड किया Z, ठीक है, हमने फाइंड किया Z। अब Z फाइंड करने के लिए भैया Z के पास कहां से इनपुट आ रहा है? भैया एक इनपुट H1 से आ रहा है, तो H1 लिख दो। उसके साथ वेट क्या है? वेट है भैया W1 डैश। क्या है? W1 डैश। तो यहां पर भैया W1 डैश, ठीक है। प्लस दूसरा इनपुट कहां से आ रहा है? भैया दूसरा इनपुट H2 से आ रहा है, और यहां पर H2 आ गया, और यहां पर वेट एसोसिएटेड है W2 डैश। डैश दिख रहा है कि नहीं? डैश दिख रहा है भैया। यहां पर W2 डैश आ गया। क्या आ गया? W2 डैश आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया। तो Z की वैल्यू आपके पास ये निकल करके आ गई, प्लस इसमें एक बायस ऐड होगा। क्या ऐड होगा बेटा? प्लस इसमें एक बायस ऐड हो गया, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। क्या आप मानते हैं कि H1 और H2 की क्यों कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमें यहां से मिलेगी? बिल्कुल भैया। क्या आप मानते हैं कि W1 डैश और W2 डैश की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हमें दी रहेगी? बिल्कुल भैया। क्या B इज इक्वल टू बायस की कुछ वैल्यू हमारे पास दी रहेगी? बिल्कुल भैया। तो क्या Z भी आपकी एक वैल्यू निकल करके आएगी? बिल्कुल भैया, ठीक है। अब आप समझिए फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको क्या कुछ ऐसा ग्राफ बना के दिखाता था? बिल्कुल भैया दिखाते थे। क्या इसमें मैं ऐसे कुछ लाइंस प्लॉट करता था? बिल्कुल भैया करते थे। यहां पर कुछ वैल्यूज होती थी? बिल्कुल भैया होती थी। इन वैल्यूज के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन होती थी? बिल्कुल भैया। एग्जांपल ले लेते हैं यार, फड़फड़ाओ मत, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसा हो गया भैया कि मान लीजिए आपने 2 गालियां दी। ये 2 गालियों वाला एग्जांपल तो पिछले वीडियो में भी आया था। अरे क्या बुड़बक पगला रहे। अभी चलो एक काम करते हैं, फिर से समझाते हैं। हालांकि 2 गालियों वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, नहीं 4th सेमेस्टर वाले बच्चों को लिए दिया था। हाँ, उनको मशीन लर्निंग पढ़ा रहे हैं ना अपन, तो वहां पे दिया था। फिर से दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर आप समझिए एक फंक्शन हम बनाते हैं, एक हम मॉडल बना रहे हैं जिसके अंदर हम उसको ट्रेनिंग डेटा देंगे। कैसे? अगर मॉडल भैया कोई आदमी 2 गालियां दे तो उसे 2 साल के लिए जेल में डालना। अगर 3 गालियां दे तो उसे 3 साल के लिए जेल में डालना। 4 गालियां दे तो 4 साल के लिए जेल में डालना। ये हमने ट्रेनिंग डेटा दे दिया भैया, मॉडल हमारा ट्रेन हो गया। इसके बेसिस पे मॉडल ने प्लॉटिंग कर ली, मॉडल ने प्लॉट किया, और मॉडल को समझ में आया भैया एक लीनियर लाइन बन रही है। क्या बन रही है? लीनियर लाइन बन रही है। क्या बन रही है? लीनियर लाइन बन रही है। इसी लाइन के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन करेगा। बिल्कुल भैया। तो आगे चल के 2 3 4 5 6 7 आगे चल के किसी ने अगर 12 गालियां दी तो ये क्या करेगा? लाइन पे प्लॉट करेगा। लाइन पे प्लॉट करके इसे पता चलेगा कि 12 गालियां देने वाले को 12 साल की सजा होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन या ये मॉडल किस बेसिस पे काम कर रहा है? भैया ये इस लीनियर फंक्शन के बेसिस पे काम कर रहा है। किसके बेसिस पे काम कर रहा है? भैया इस लीनियर फंक्शन के बेसिस पे काम कर रहा है। तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि मॉडल की प्रेडिक्शन बेस्ड होती है ऑन दिस फंक्शन?
क्या मैं कह सकता हूं कि मॉडल अपनी प्रेडिक्शन इस फंक्शन के बेसिस पे करता है? और क्या मैं कह सकता हूं कि यही फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन होता है? क्या मैं कह सकता हूं कि यही फंक्शन जिसके बेसिस पे मॉडल अपनी प्रेडिक्शन कर रहा है वो एक्टिवेशन फंक्शन है? अब इस केस के अंदर ये जो इक्वेशन आपको दिख करके आ रही है, ये जो इक्वेशन आपको दिख करके आ रही है, एक्चुअल प्रेडिक्शन जो है ये इक्वेशन करती है, एक्चुअल प्रेडिक्शन आपको ये इक्वेशन करके देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन की मदद से आपका मॉडल सेल्फ लर्न नहीं कर पाता है। तो जो मॉडल की सेल्फ लर्निंग प्रॉपर्टी होती है वो एक्टिवेशन फंक्शन से आती है। समझाता हूं, फड़फड़ाओ मत। फंक्शन समझ में आ गया क्या है भैया? मॉडल के अंदर जहां भी मैं फंक्शन की बात करूं, ये एग्जांपल आपके दिमाग में फट से आना चाहिए। ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया भैया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आपने चलिए समझा दिया, बहुत भगवान आपका भला करे भैया। ठीक है, चलिए ये z जो है ये आपका एक फंक्शन है। कैसे भैया, कैसे फंक्शन है? अभी देखो ना, फंक्शन क्या होता है, उसमें कुछ x1 x2 होगा, उसमें कुछ कांस्टेंट्स होंगे। तो समझिए ये जो h1 h2 है ये वेरिएबल्स है। अब यहां पर x1 x2 भी हो सकता था, लेकिन x1 x2 हमने वेरिएबल पहले ही यूज कर रखा था, तो h1 h2 ले लिया। भैया नाम का फर्क है, काम तो वही है। ठीक है, W1 W2 क्या है? ये भैया कांस्टेंट्स हैं। क्या है? कांस्टेंट्स है। और जो B है बेटा, B क्या था? हमारा y इंटरसेप्ट। कहने का मतलब क्या है कि भैया B हमारा एक डीले था, एक y इंटरसेप्ट था। y इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारी जो लाइन है, हमारा जो लीनियर फंक्शन है, वो 0 से ना शुरू करके भैया थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो, तो ये जो स्पेस आया ना, ये जो y में गैप आया 0 से लेकर के, इसी को तो हम बायस कहेंगे ना, इसी को तो हम C कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? इसी को हम बायस कहेंगे। यही है आपका थोड़ा सा डीले। तो बायस की वैल्यू भी भैया आपकी कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी भैया, कुछ ना कुछ इसमें कांस्टेंट एसोसिएटेड होगा। तो ये भी भैया आपका एक फंक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक लीनियर फंक्शन है। क्या है? एक लीनियर फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि भैया आपने कोई इनपुट दिया, इसने फटाक से आपको एक आंसर निकाल करके दे दिया। मॉडल ने सेल्फ लर्न कहां से किया? मान लीजिए कल को इनपुट की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, इनपुट का कुछ कथन चेंज हो जाता है, तब तो ये परफॉर्म कर नहीं पाएगा। एक और एग्जांपल से बता देता हूं लीनियर फंक्शन खतरनाक क्यों है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। क्या है भैया? ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। लीनियर फंक्शन क्या करेगा? लीनियर फंक्शन एक लाइन में चलेगा। तो मान लीजिए उसने इस डेटा पॉइंट को कवर कर लिया। ठीक है भैया, इस डेटा पॉइंट को कवर कर लिया। एक मान लीजिए इस डेटा पॉइंट को कवर कर लिया। एक मान लीजिए एक और इस डेटा पॉइंट को कवर कर लिया। तो भैया यहां पर क्या हुआ कि सिर्फ 3 डेटा पॉइंट्स कवर हुए, बाकी डेटा पॉइंट्स मिस हो गए। मतलब बाकी जगहों पर प्रेडिक्शंस गलत हो जाएंगी। लेकिन ये भैया लीनियर फंक्शन है। ये इसका ड्रॉबैक है कि ये प्रेडिक्शन सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है। वहीं अगर मेरी बात समझिए, वहीं अगर एक नॉन लीनियर फंक्शन होता, तो क्या आपको लगता है कि वो कर्व में होता? भैया लीनियर का मतलब है एक लाइन में चलेगा। ये लीनियर नॉन लीनियर आपको लग रहा होगा कि भैया कुछ भी बके बजा रहे हैं, लेकिन लीनियर नॉन लीनियर नहीं समझोगे, एक्टिवेशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं समझाता हूं, रुको। एक लीनियर फंक्शन है, बहुत कम डेटा पॉइंट्स को कवर करके जा रहा है, बहुत कम प्रेडिक्शंस एक्यूरेसी से कर पाएगा। ठीक है, लेकिन एक नॉन लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर का मतलब यही होता है जो कि एक लाइन में ना हो, और लाइन में ना हो मतलब क्या है कि भैया कर्व होगा या टेढ़ा मेढ़ा कहीं से होगा। तो एक नॉन लीनियर फंक्शंस ज्यादा डेटा पॉइंट को कवर कर रहे हैं, ज्यादा डेटा पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, मतलब इनकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है? ये एक्टिवेशन फंक्शन इस z नामक लीनियर फंक्शन को नॉन लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। क्या मेरी बात आपके मत्थे तक घुसी? हाँ जी भैया। तो ये लीनियर फंक्शन है, ये नॉन लीनियर फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा? इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग z फंक्शन पे भैया नॉन लीनियरिटी का तड़का लगा देगा। क्या करेगा? तड़का लगा देगा। यह तड़का लगता है बहुत सारे तरीकों से। तो वेरियस एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस को अगर आप इन इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बदल के नॉन लीनियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी।
क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो भैया कब सीखेंगे इसको नॉन लीनियर बनाना? कब सीखेंगे? अबे नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में यही तो सीखेंगे। सिग्मॉइड फंक्शन होते हैं आपके, ReLU फंक्शंस होते हैं। अब उसको रेलू नहीं बोलूंगा, बिल्कुल रेलू नहीं बोलूंगा। ReLU फंक्शंस होते हैं, tanh फंक्शन होते हैं। इन फंक्शंस की मदद से, ये सारे क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन के टाइप्स हैं। इन सभी फंक्शंस को डेप्थ में आगे की क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। ठीक है भैया, चलिए अब भैया सबसे पहला काम आपका एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है भैया? किसी फंक्शन को नॉन लीनियर बनाता है, मतलब वो इसको नॉन लीनियर बना देता है। नॉन लीनियर फायदा क्या है कि अब कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्शंस आपका मॉडल कर पाएगा। ठीक है, मॉडल के पास सोचने की शक्ति अब यहां से आ जाएगी, क्योंकि अब वो सिंपली लीनियर नहीं समझ रहा है कि भैया अगर 4 साल, वो अब लीनियर का मतलब क्या है? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है कि भैया वो लीनियर लाइन देखेगा, बोलेगा भैया अगर 4 गालियां दी तो 4 साल की जेल होगी। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई भी वेरिएशन, कोई भी वैरायटी, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व होती है नॉन लीनियर फंक्शन से। ये पहला ट्रेट हो गया, पहला ट्रेट हो गया भैया आपके एक्टिवेशन फंक्शन का। दूसरा काम जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन करता है वो होता है भैया नॉर्मलाइज करना। z की वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज द वैल्यू ऑफ z। भैया नॉर्मलाइज करना मतलब क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है जब इतने सारे इनटू और प्लस होते हैं ना, जब इतने सारे मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस होके और जब z की वैल्यू निकलती, खुद देखो ना यार, खुद देखो, यहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बिल्कुल भैया, यहां मल्टीप्लिकेशन हुआ, बिल्कुल भैया, ये एडिशन हुआ, बिल्कुल भैया, अब ये सारी चीजें फिर से मल्टीप्लाई और ऐड हो रही है ना भैया। तो क्या z की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आएगी? क्या z की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आएगी? क्या z की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आएगी? है ना भाई, z की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आएगी। तो इस z के वैल्यू को नॉर्मलाइज करने का मतलब यह है कि उसको कुछ सर्टेन रीजन के अंदर बाउंड कर देना। तो आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो इस z को या तो 0, 1 के रेंज में बाउंड कर देगा, या फिर उसको -1 और 1 +1 के रेंज में बाउंड कर देगा। मतलब वैल्यूज बहुत बड़ी आई भैया, 300 आ गई, 400 आ गई, 500 आ गई, z की वैल्यूज बहुत बड़ी आ गई। एक्टिवेशन फंक्शन ने क्या किया? इन बड़ी वैल्यूज को 0 और 1 के बीच में बाउंड कर दिया, -1 और 1 के बीच में बाउंड कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो बस भैया क्लास खत्म कर दो, बहुत कुछ पढ़ चुके। देखो ये तो बेटा शुरुआत थी, अभी नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, नोट्स बनाना जरूरी है। आपको इस क्लास में क्या समझना था भैया? हमें यह समझना था कि ऐसा कुछ हमारा न्यूरॉन दिखता है, न्यूरॉन के अंदर इनपुट्स आते हैं, वेट से मल्टीप्लाई होते हैं, यहां पर समेशन वगैरह होता है, z की वैल्यू निकलती है, z पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, और एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होने के बाद आपका जो ये z है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको आउटपुट देता है। आउटपुट इस इनपुट के बेसिस पर देता है। ठीक है भैया, ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज हमें समझ में आ गई भैया, ये z क्या है? भैया ये z क्या है, आ कहां से रहा है, ये हमें समझ में आ गया। z क्या होता है? लीनियर फंक्शन होता है। अब इस लीनियर फंक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने की क्षमता नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्शंस करने की क्षमता नहीं होती है। तो इस लीनियर फंक्शन को हम नॉन लीनियर फंक्शन में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन 2 काम करता है। पहला तो लीनियर को नॉन लीनियर में बदलना, और दूसरा वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना, मतलब एक सर्टेन रेंज के अंदर बाउंड कर देना। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समरी दे दी, शॉर्ट में रिवीजन दे दिया। इसे आप फटाक से नोट करेंगे, और एक्टिवेशन फंक्शन की क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है। एक्टिवेशन फंक्शन की क्लास यहीं पर एंड होती है। नोट्स में देता हूं, रुको। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब ये तो हो गया भैया रफ नोट। एक्चुअली थोड़ा ठोस मामला दीजिए भैया, थोड़ा डेफिनेशन दीजिए। एन एक्टिवेशन फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाइड टू द वेट सम ऑफ इनपुट्स। ये वेट सम ऑफ इनपुट्स क्या है? बुड़बक z है, यही तो z है। ठीक है, इन अ न्यूरॉन इट डिसाइड्स वेदर ए न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड, फायर्ड और नॉट। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बायस वैल्यू जुड़ती है ना, बायस वैल्यू यही डिसाइड करती है कि न्यूरॉन से आउटपुट जो है वो कितनी देरी में और कब फायर होगा, आउटपुट कब निकलेगा। तो जैसे समझिए, जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स है ना, तो एक न्यूरॉन डिसाइड करता है कि वेदर उसके अंदर का जो सिग्नल है उसे कब आगे के न्यूरॉन में पास करना है। तो ये जो डिसीजन लिया ना कि कब पास करना है, ये एक डीले वगैरह ऐड किया जाता है कि भैया इतनी देर के बाद पास करना, इतनी देर के बाद सिग्नल जो है फायर करना। तो यही सेम प्रॉपर्टी हमारे यहां पर भी देखी जाती है। ठीक है भैया,
इंट्रोड्यूसिंग नॉन लीनियरिटी इनटू द नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क के अंदर नॉन लीनियरिटी का तड़का जो है आपका एक्टिवेशन फंक्शन लगाता है, ठीक है। विदाउट एक्टिवेशन फंक्शंस ए न्यूरल नेटवर्क वुड बिहेव लाइक अ सिंपल लीनियर मॉडल। वही सिंपल लीनियर मॉडल कि भैया उसको चार गालियां दोगे तो 4 बार जेल आपको भेज देगा, ठीक है भैया। चलिए, नो मैटर हाउ मेनी लेयर्स इट हैज, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि भैया एक्टिवेशन फंक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा तो आपका मॉडल, आपका न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक सिंपल लीनियर मॉडल की तरह बिहेव करेगा। इट अलाउज द नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न फलाने का बेटर प्रेडिक्शंस। तो ये सब तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं भैया। ज्यादा डेटा पॉइंट्स को कवर करेगा तो ज्यादा बेटर प्रेडिक्शंस करेगा। देखो ये सब समझ चुके हैं भैया हम, ठीक है। अब तो भैया मास्टर हो गए हैं एकदम एक्टिवेशन फंक्शन में, बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यार मैं कुछ चीज़ें और लेकर के आया था इसी वीडियो पढ़ाने के लिए, जैसे आपको टाइप्स वगैरह थोड़ा बता देता, बाइनरी स्टेप वगैरह थोड़ा बता देता। एक काम करते ना, टाइम कितना हो गया, कितनी लेंथ हो गई भैया वीडियो की? 21 मिनट की भैया वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं लीनियर, नॉन लीनियर, बाइनरी स्टेप फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, ये सब टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज, अबे तुम लोग साले गद्दारी कर रहे हो, गद्दारी। कमेंट्स में योर नेम, योर यूनिवर्सिटी नेम एंड योर प्लेस वेयर दिस यूनिवर्सिटी बिलोंग्स। दिल्ली के हो, दिल्ली के भी लिखो यार। फिजिक्स की क्लासेस मैंने ली थी, फिजिक्स की वीडियोस मैंने आज से 1 साल पहले बनाई थी। अब आके भाई उसके आईआईटी दिल्ली के, आईआईटी बॉम्बे के, कहाँ के तो प्रोफेसर उस पर कमेंट कर रहे हैं भाई, क्योंकि मैंने उसमें बोल रखा था कि आप जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट योर नेम और यूनिवर्सिटी का नेम। भाई मैं देखा भाई, मैं पगला गया भाई। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी धनबाद, आईआईटी हैदराबाद, भाई हो गया भाई। भाई मेरी शक्ल देखो भाई, मेरी शक्ल है क्या वहाँ पढ़ने लायक? आईआईटी के दिल्ली के लॉन्डे पढ़ रहे हैं भाई बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इट्स अ प्राउड मोमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि बेटा आप भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो कमेंट्स में मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।